आज हम बात कर रहे हैं मांग पूर्वानुमान को निर्धारित करने वाले घटक यानी कि डिटर्मिनिंग फैक्टर ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। मांग पूर्वानुमान को निर्धारित करने के लिए या हम कह सकते हैं उसको बहुत से ऐसे फैक्टर होते हैं, बहुत सारे ऐसे घटक होते हैं जो किसी न किसी रूप से उसको प्रभावित करते हैं। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये कह रहा है समय अवधि यानी टाइम पीरियड। देखिए टाइम पीरियड का अगर हम बात करें कि टाइम पीरियड जो समय अवधि होती है वो भी मांग पूर्वानुमान को क्या करती है यानी प्रभावित करती है। यानी कि जो टाइम पीरियड होता है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना गया है डिमांड फोरकास्टिंग के लिए। तो डिमांड फोरकास्टिंग का अगर हम कह सकते हैं कि अगर हमें जो डिमांड फोरकास्टिंग का जो इम्पॉर्टेंट जो टाइम पीरियड है उसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में डिवाइड किया है। ठीक, तो बात करें अगर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की, तो शॉर्ट टर्म क्या होता है कि जो डिमांड होती है वो आपके बिजनेस के आप कह सकते हैं नेचर यानी प्रकृति के व्यवसायों में से इसका विश्लेषण महत्व होता है। यानी कि इट इज़ ऑफ स्पेशल इम्पॉर्टेंस फॉर बिजनेस डिमांड नेचर। ठीक है, यानी अल्पकाल का जो समय होगा वो आप कह सकते हैं कि 1 ईयर का जो टाइम पीरियड होता है या 1 ईयर से जो कम होता है उसके लिए हम कह सकते हैं कि अल्पकाल का समय। तो वो भी हमारे मांग पूर्वानुमान को प्रभावित करता है। अगर हम बात करें कि लॉन्ग टाइम पीरियड का, तो लॉन्ग टाइम पीरियड में क्या होता है कि जो लंबा समय होता है, जैसे हम 5 ईयर्स 10 15 20 या 25 ईयर्स की बात करते हैं, तो वो भी मांग पूर्वानुमान यानी कि पूर्वानुमान लगाने के लिए प्रभावित करता है। जैसे कि हम कह सकते हैं ऐसा पूर्वानुमान उन उद्योगों के लिए अधिक उपयोगी होता है जहाँ स्थायी संपत्तियों का लंबे समय तक उपयोग होता है। तो ये मोस्टली उस इंडस्ट्री में ज़्यादा फोकस किया जाएगा डिमांड फोरकास्टिंग के लिए लॉन्ग टाइम का, जहाँ पे आप देखते हैं कि फिक्स असेट जैसे मशीनरी हो गई, प्लांट हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे हमें फिक्स असेट्स का इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो वहाँ हमारा डिमांड फोरकास्टिंग यानी मांग पूर्वानुमान सही होना चाहिए। और जो अल्पकाल था शॉर्ट टाइम पीरियड जिसमें 1 वर्ष से कम अवधि के लिए यानी कि 1 ईयर से जो टाइम पीरियड कम होता है उसके लिए भी हम कह सकते हैं कि वो टाइम पीरियड भी डिमांड फोरकास्टिंग को इफेक्ट करता है। और इसमें मोस्ट ऑफ जो वर्किंग कैपिटल होता है यानी कार्यशील जो पूंजी होती है उसके रिलेटेड हम कह सकते हैं कि जो हम पूर्वानुमान लगाते हैं वो भी इफेक्ट करता है। राइट, बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, मांग पूर्वानुमान के स्तर यानी कि लेवल ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। देखिए लेवल ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग में आप जानते हैं अलग अलग लेवल पे हम बात करेंगे, जिसमें एक हम कह सकते हैं इंडिविजुअल फर्म यानी पर्टिकुलर एक फर्म की बात कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट में आप देखते हैं उद्योग यानी इंडस्ट्री जिसमें बहुत सारी फर्म आती हैं उसके बारे में। और तीसरा है होल ऑफ इकोनॉमिक यानी कि हम पूरे संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। देखिए फर्म का जो पूर्वानुमान लगाना होता है वो एक छोटे स्तर पे करते हैं क्योंकि हम एक पर्टिकुलर फर्म की बात कर रहे हैं। राइट, तो वहाँ पे भी मांग पूर्वानुमान बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है और हम कह सकते हैं फर्म के प्रबंधकीय दृष्टिकोण पर आधारित होता है। तो मोस्टली जो डिमांड फोरकास्टिंग होता है वो अगर हम लेवल ऑफ फर्म की बात करें तो वहाँ पे मैनेजरियल अप्रोच होती है यानी प्रबंध के दृष्टिकोण, उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे कैसा दृष्टिकोण अपनाया गया है। उसी तरह सेकंड पॉइंट में आपने देखा कि इंडस्ट्री का जो लेवल होता है उद्योग स्तर पे, वहाँ पे भी डिमांड फोरकास्टिंग यानी मांग पूर्वानुमान लगाया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो इंडस्ट्री होता है उसमें बहुत सारी फर्म्स होती हैं वो इंक्लूडेड रहती है। तो ये जो पूर्वानुमान है, ये जो फोरकास्टिंग है वो औद्योगिक संघों द्वारा लगाया जाता है। जो इंडस्ट्रियल आप कह सकते हैं यूनियन होते हैं उनके द्वारा ये अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं थोड़ा छोटे स्तर पे होगा, तो ये उद्योग जो है उसमें बहुत सारी फर्म्स आती है तो ये इसका लेवल थोड़ा बड़ा होगा। लेकिन जो थर्ड पॉइंट है वो पूरे आपके कह सकते हैं डिमांड फोरकास्टिंग मैक्रो लेवल पे, समष्टि का मतलब क्या हो गया, मैक्रो लेवल पे जो हमारा डिमांड फोरकास्टिंग है वो थर्ड पॉइंट में लगाया जा रहा है यानी समष्टि अर्थशास्त्र। और समष्टि का मतलब जानते हैं आप कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है। तो वहाँ पे जो डिमांड फोरकास्टिंग लगाया जाएगा वो आप जानते हैं नेशनल लेवल की जो पॉलिसीज़ होती हैं उनके ऊपर, राइट, या फिर हम कह सकते हैं नेशनल इनकम की बात कर सकते हैं उनके ऊपर हो सकता है। मॉनेटरी पॉलिसीज़ हो गई आपकी, फिस्कल पॉलिसीज़ हो गई, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ हो गई, ठीक है, टोटल एम्प्लॉयमेंट की बात करें,
ठीक है। तो उनके ऊपर जो हमारा डिमांड फॉरकास्टिंग होता है वो लगाया जाता है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि इंडेक्स नंबर ऑफ कंजप्शन हो गया। तो ये जो होल इकोनॉमिक्स के जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं उनके लिए भी डिमांड फॉरकास्टिंग इम्पॉर्टेंट होता है, राइट। और ये किसी न किसी रूप से प्रभावित करता है। आप जितना हाई लेवल और जितना आपका लेवल स्तर बड़ा होगा वहाँ पे डिमांड फॉरकास्टिंग आपकी मांग पूर्वानुमान सही होना चाहिए, राइट। बात करते हैं एक तीसरे फैक्टर की जिसमें है नेचर ऑफ प्रोडक्ट यानी वस्तु की प्रकृति। देखिए वस्तु की जो प्रकृति होगी वो भी मांग पूर्वानुमान को निर्धारित करती है। सिंपल है कि आपका कंजप्शन कैसा है, ठीक है, टिकाऊ उपभोग वस्तु है यानी ड्यूरेबल कंजप्शन है, एक्सपोर्ट वाली वस्तुएं हैं, कैपिटल गुड्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट कमोडिटीज़ होती हैं तो इनके लिए जो आप डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं वो भी क्या करते हैं, प्रभावित करता है। यानी जो आपकी नेचर है उसके अकॉर्डिंग भी मांग पूर्वानुमान प्रभावित होता है। तो मांग पूर्वानुमान करते समय वस्तु की प्रकृति को ध्यान में रखकर ही वस्तु की पूर्ति मांग के अनुरूप की जा सकती है। सिंपल है कि अगर आप लोग ऐसी जो वस्तु है जो शीघ्र नाशवान यानी जल्दी खराब हो जाने वाली वस्तु है तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आपकी जो डिमांड फोरकास्टिंग है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, क्योंकि हम इसको इमिडिएटली हम इसको सप्लाई है उसकी बढ़ा नहीं सकते और उसकी सप्लाई भी नहीं बढ़ा सकते। अगर उसकी डिमांड ज़्यादा अगर हमसे एस्टिमेट ज़्यादा हो जाता है तो वो जो कमोडिटीज़ होगी वो वेस्ट भी हो जाएगी। तो डिमांड फोरकास्टिंग लगाते समय आप कह सकते हैं कि जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट होता है वो भी इफेक्ट करता है कि आपकी वस्तु की जो प्रकृति है वो क्या है, कैपिटल गुड्स हैं, आप एक्सपोर्ट वाली कमोडिटीज़ यूज़ कर रहे हो, ड्यूरेबल आपकी है, टिकाऊ वस्तु है, नॉन ड्यूरेबल आइटम्स हैं, तो वो भी किसी न किसी रूप से डिमांड फोरकास्टिंग को इफेक्ट करता है। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की जिसमें जनरल और स्पेसिफाइड डिमांड फोरकास्टिंग है। हम कह सकते हैं सामान्य और विशिष्ट। देखिए सामान्य का मतलब हो गया कि उत्पादन नियोजन के लिए अच्छा माना जाता है, इसलिए फर्म के लिए बहुत उपयोगी होता है। देखिए जनरल में क्या होगा, जनरल डिमांड फोरकास्टिंग में ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन की प्लानिंग करने के लिए, राइट। और मोस्ट ऑफ ये इंडिविजुअल फर्म के लिए, जो इंडिविजुअल फर्म होती हैं उनके लिए हम डिमांड फोरकास्टिंग लगाते हैं। लेकिन जो स्पेसिफाई होती है, स्पेसिफाई का मतलब क्या हो गया कि कुछ स्पेशल्स वस्तु के बारे में हम कह सकते हैं, फर्म की वस्तु हो गई या फिर कह सकते हैं जो विक्रय हैं क्षेत्र के लिए लगाए जाते हैं। यानी जो स्पेसिफाइड डिमांड फोरकास्टिंग इज डन फॉर द कमोडिटीज ऑफ द फर्म एंड वेरियस मार्केटिंग एरिया, ठीक है। अलग अलग जो आप कह सकते हैं जो सेल हो रही हैं उसके एरिया के लिए जो लगाई जाती है डिमांड फोरकास्टिंग वो भी क्या करेगी, अगर आपका किस एरिया में आपका सेल कर रहे हो, आप विक्रय कर रहे हो, आपके फर्म की वस्तु कैसी है, ये भी एक मांग पूर्वानुमान को प्रभावित करेगी, राइट। ठीक है। यहाँ पे तो एक पर्टिकुलर फर्म यानी कि स्पेशल आप कह सकते हैं पर्टिकुलर फर्म जो सामान्य सारी फर्म्स के लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि सभी प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं, और स्पेसिफाई का मतलब हो गया कि फर्म की वस्तु, सभी फर्म की वस्तुएं अलग अलग होती है तो उनके लिए, और जो डिफरेंट जो मार्केटिंग एरिया होते हैं उनके लिए अलग अलग लगाया जाता है। बात करते हैं फिफ्थ की मार्केट पैटर्न, यानी कि मांग पूर्वानुमान को निर्धारित करने का यह घटक तत्व भी महत्वपूर्ण है। यानी कि आप जानते हैं अलग अलग मार्केट होते हैं, जैसे मोनोपोली मार्केट हो गया जिसे हम एकाधिकार बाजार कहते हैं, ठीक है, और मोनोपोलिस्टिक हो गया जिसे हम एकाधिकारत्मक कहते हैं, अल्पाधिकारत्मक का मतलब हो गया ओलिगोपोली मार्केट। तो अलग अलग जो बाजार होते हैं वो भी आपकी मांग पूर्वानुमान को प्रभावित करते हैं। एकाधिकार प्रारूप में एकल फर्म ही होती है, यानी आप जानते हैं कि मोनोपोली मार्केट या एकाधिकार बाजार कौन सा होता है, जहाँ पे सेलर क्या होता है, एक होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम डिमांड फोरकास्टिंग क्या करेंगे, लगाएंगे। जबकि जो ओलिगोपोली होता है यानी जो अल्पाधिकार होता है तो वहाँ पे ओलिगोपोली में आप जानते हैं फर्म्स की जो संख्या होती है वो कम होती है, किसके कंपैरिजन में, जो आप देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन उनके कंपैरिजन में कम होती हैं। तो एक दूसरे की फर्म की नीतियों का अध्ययन करना आवश्यक होता है कि आप कौन सी डिमांड फोरकास्टिंग लगा रहे हैं, वो आपके डिपेंड करेगा आप कौन से मार्केट के लिए लगा रहे हैं, कौन से बाजार के लिए लगा रहे हैं। आप परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के लिए लगा रहे हैं यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के लिए लगा रहे हैं, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के लिए लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपके मार्केट का जो है नेचर का है, आपका मार्केट कौन सा है, उस पर भी डिमांड फोरकास्टिंग डिपेंड रहती है, राइट।
बात करते हैं 6 पॉइंट का, बाजार में वस्तु की स्थिति, आपकी पोजीशन कैसी है, क्या आप नया प्रोडक्ट है उसके उसके अकॉर्डिंग आप डिमांड फोरकास्टिंग लगा रहे हैं, या पहले से ही जो प्रेजेंट है उस कमोडिटीज़ का आप क्या लगा रहे हैं, उसका आप डिमांड फोरकास्टिंग लगा रहे हैं। तो जो न्यूली प्रोडक्ट होगा उनके लिए डिमांड फोरकास्टिंग आप देखते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, आपको कॉम्पिटिशन्स की जो दूसरी जैसी आप कमोडिटीज़ लेके आ रहे हैं मार्केट में और उसकी जैसी ऑलरेडी मार्केट में है कमोडिटीज़, तो वहाँ कंपटीशन किस लेवल का रहेगा उसके ऊपर भी डिपेंड करती है डिमांड फोरकास्टिंग। तो बाजार में वस्तु की स्थिति का मतलब हो गया न्यूली है या ठीक है, या आप पुराने किसी प्रोडक्ट को आप उसके लिए आप डिमांड फोरकास्टिंग कर रहे हैं तो वो भी मांग पूर्वानुमान को प्रभावित करेगी। अदर फैक्टर्स का मतलब हो गया अन्य जितने भी घटक आएंगे वो सभी इसी में आएंगे। अदर घटक जो पहले हमने नहीं देखे वो सारे फैक्टर इसमें आएंगे, जैसे कि आप इंटरनेशनल ट्रेड है डिमांड फोरकास्टिंग उसके लिए लगा रहे हैं, ठीक है। पॉलिटिकल सिचुएशन, इंटरनल जो आपका इन्वायरमेंट है उसके लिए, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, सोशल सरकमटेंस हो गया, ठीक है, सामाजिक परिस्थितियाँ हो गई आपकी, ठीक है, वॉर हो गया आपका, युद्ध हो गया, ठीक है। तो इनके ऊपर भी हमारा डिमांड फोरकास्टिंग डिपेंड करता है। आपके देश में कैसी स्थिति है, क्या आपके यहाँ पे इंटरनल इन्वायरमेंट बिल्कुल पीसफुल है, शांतिपूर्ण है, तो उस पर भी हमारी डिमांड फोरकास्टिंग डिपेंड करेगी। आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे हैं दूसरी कंट्री के साथ में, इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे हैं अदर कंट्री के साथ, तो उस पर भी हमारी डिमांड फोरकास्टिंग डिपेंड करेगी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्टर थे जिस पे हमारी डिमांड फोर देखिए। अब हम बात कर रहे हैं कि एक डिमांड फोरकास्टिंग जो अगर आप अपनाते हैं तो उसके लिए आप देखते हैं बहुत डिफरेंट मेथड्स होते हैं, बहुत सारी विधियाँ होती है जिससे बिजनेस में डिमांड फोरकास्टिंग की जाती है। तो एक डिमांड फोरकास्टिंग जो आप मेथड अपनाएंगे उसमें क्या स्पेशल फीचर्स हो, वो फीचर्स होंगे तभी वो मेथड ज़्यादा बेटर होगा। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट कह रहा है शुद्धता यानी एक्यूरेंसी होनी चाहिए। तो पूर्वानुमान की विधि ऐसी होनी चाहिए जिसके अनुसार शुद्ध पूर्वानुमान लगाए जा सके। शुद्ध का मतलब होता है कि आप रियलिटी के कितने क्लोज हैं, आप नियर कितने हैं, पास में कितने हैं वास्तविकता से, तो वैसा पूर्वानुमान ज़्यादा बेटर होगा, राइट। तो पूर्वानुमान की शुद्धता पिछले पूर्वानुमान की वास्तविक परिणामों से तुलना करके, यानी कि आप देखेंगे कि जो प्रेजेंट है उसमें आपने क्या मतलब रिजल्ट आया है उसका कंपैरिजन आप कर सकते हैं फ्यूचर के साथ में, रिजल्ट के साथ में, यानी कि वर्तमान पूर्वानुमान से भावी परिणामों के साथ तुलना करके जांच की जानी चाहिए कि आप बिल्कुल अपने वास्तविकता से नज़दीक हैं या नहीं है। तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमने जैसा वर्क किया है और हमने जो एस्टिमेट लगाया था उसके अकॉर्डिंग हमारा जो पूर्वानुमान है वो सही है या नहीं है, राइट। तो आप इसको चेक कर सकते हैं कंपैरिजन करके, राइट। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट बात करते हैं जिसमें है विश्वसनीयता, यानी कि रियलिबिलिटी कितनी है। जो प्रबंध अधिकारी पूर्वानुमान का प्रयोग करते हैं उनका पूर्वानुमान विधि में पूर्ण विश्वास होना आवश्यक है, यानी कि जो मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ होगा जो फॉरकास्ट कर रहा है उसे अपने इस मेथड में पूरा बिलीव होना चाहिए, पूरा फेथ होना चाहिए कि ये परफेक्ट है। उन्हें ये समझना चाहिए कि पूर्वानुमान किस प्रकार लगाए जाते हैं। विश्वसनीयता के कारण पूर्वानुमान की विशुद्धता में वृद्धि होती है, उन्हें शीघ्र स्वीकार किया जाता है। देखिए जिस डिमांड फॉरकास्टिंग मेथड में जितना ज़्यादा रियबिलिटी होगी, जितनी ज़्यादा विश्वसनीयता होगी, वो मेथड बहुत जल्दी से एक्सेप्टेबल होगा, तो उसे क्विकली हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो कौन सा मेथड एक्सेप्टेबल होगा जिसमें बहुत ज़्यादा क्या हो, विश्वसनीयता हो, रियबिलिटी हो, तो उस मेथड को हम आसानी से अपना सकते हैं। तो जो मैनेजर अथॉरिटी होगा उनको डिमांड फॉरकास्टिंग लगाने से पहले ये ज़रूरी है कि उसका उस जो मेथड फॉलो किया जा रहा है, जो विधि अपनाई जा रही है, उस मैनेजर का उसमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि ये मेथड परफेक्ट है बिजनेस के लिए, ठीक है। बात करते हैं सेकंड मेथड की। सिंपल है कि हम चाहते हैं कि कोई भी जो मेथड अपनाएं उसमें एडजस्ट और फ्लेक्सिबिलिटी हो, यानी कि समायोजित किया जा सकता है और लोचशील हो। तो यानी कि जो भी आप मेथड फॉलो करेंगे उसमें ये दोनों होनी चाहिए कि समायोजन यानी एडजस्टेबल होना चाहिए, यानी जो पुराने डेटा हैं उनको हटाकर हम जो नए डेटा हैं, जो नवीनतम आंकड़े हैं और उपलब्ध जानकारी का प्रयोग किया जाना
चाहिए। सिंपल है कि पूर्वानुमान जो डिमांड फोरकास्टिंग करेंगे तो वो एडजस्टेबल होना चाहिए, जिसमें हम जो लेटेस्ट डेटा है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। नॉलेज शुड बी यूटिलाइज, तो उसकी जानकारी हम ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त इनमें परिवर्तन परिस्थितियों के अनुसार नवीन समंकों के प्रयोग के लिए लोच भी होनी चाहिए। सिंपल है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए ताकि वो हम जो नए डाटा है, जो न्यू डेटा है उसका यूज़ कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम सरकमटेंस जो परिस्थितियाँ हैं उनमें बदलाव कर सकते हैं, उसमें लोच ला सकते हैं। राइट, बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो कि आपका कह रहा है उपलब्धता। देखिए, आपकी जो पूर्वानुमान के लिए जो विधि आप यूज़ कर रहे हैं उसमें बिल्कुल रिजल्ट है वो आपका, मैंने अभी आपको बताया कि जो नियर होना चाहिए, वास्तविकता से क्लोज होना चाहिए। तो प्रबंध के निर्णय की दृष्टि से पूर्वानुमान की उपलब्धि में देरी होना अच्छा नहीं रहता है। तो यानी जो क्विकली रिजल्ट दे दें, ठीक है, ज़्यादा आप कह सकते हैं डिले नहीं हो इन अचीवमेंट ऑफ द रिजल्ट ऑफ द फोरकास्ट इज नॉट प्रॉपर फॉर मैनेजरल पॉइंट ऑफ व्यू। यानी प्रबंध के निर्णय की दृष्टि से पूर्वानुमान की उपलब्धि में देरी होना अच्छा नहीं होता है। जो आपने किसी चीज़ के लिए डिमांड का फोरकास्ट यानी पूर्वानुमान किया है वो आपको टाइम पे आपको उपलब्ध होना चाहिए, टाइम पे अवेलेबिलिटी होनी चाहिए उसकी, तो वो ज़्यादा बेटर माना गया है। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी मितव्ययिता। मितव्ययिता का मतलब होता है इकोनॉमिकल मेथड। कैसा होना चाहिए, ज़्यादा खर्चीला वाला नहीं होना चाहिए, अपनी एक्सपेंडिचर की जो खर्च होता है उसकी लिमिटेशन में होना चाहिए, ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। मितव्ययिता का मतलब क्या होगा, इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है, द मैथड यूज फॉर डिमांड फोरकास्टिंग शुड बी विद इन द, आप कह सकते हैं एम्प्लॉय ऑफ द फर्म एंड इकोनॉमिकल ऑल्सो। आपके फर्म के जो कर्मचारी हैं और आपके जो एक्सपेंडिचर की जो लिमिटेशन है उसके अंदर होना चाहिए, मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। इफ द कॉस्ट ऑफ फोरकास्टिंग इज मोर दैन द बेनिफिट अचीव बाय इट देन सच फोरकास्टिंग इज नॉट प्रॉपर। अगर आप जितना ज़्यादा महंगा मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है, डिमांड फोरकास्टिंग के लिए, तो हमें लाभ नहीं होगा, ठीक है, और वो हमारे डिमांड फोरकास्टिंग के लिए उचित भी नहीं होगा। सिंपल है कि पूर्वानुमान को प्राप्त करने का व्यय लाभ से अधिक होगा अगर आपने बहुत ज़्यादा हाई फाई मेथड को यूज़ किया और उससे हमारी कॉस्ट ज़्यादा आई, तो हमें क्या होगा, हमारे लाभ जो प्रॉफिट होगा वो तो कम हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि डिमांड फोरकास्टिंग के लिए बेटर नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं 6 पॉइंट की, सिंपलिसिटी का मतलब क्या होता है, सरल होना चाहिए। डिमांड फोरकास्टिंग की जो भी आप मेथड यूज़ कर रहे हो वो उसका गणना, उसकी कैलकुलेशन बहुत ईजी तरीके से होनी चाहिए, ठीक है, और ताकि हम अपने एम्प्लॉय को किसी को भी एक्सप्लेन कर पाएँ, समझा सके, तो उसे बहुत अच्छे से बता पाएँ। ठीक है, तो ऐसी विधि की तकनीकों को सरल होना आवश्यक है। बात करते हैं 7 पॉइंट की, आंकड़ों की उपलब्धता यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। ऐसी विधि अच्छी होती है जिसकी गणना प्रक्रिया की आवश्यकता अनुसार आंकड़ों की उपलब्धि हो। देखिए, हम कभी कभी ऐसे सेक्टर में देखते हैं जहाँ पे हमें डेटा नहीं मिल पाते हैं, तो हम उसको कह सकते हैं उसको प्रोसेस में नहीं कर पाएंगे। तो आपको वही मेथड यूज़ करना है जिसमें आपको बिल्कुल आराम से वो सारे डेटा मिल जाए जिससे आप डिमांड फोरकास्टिंग करना चाहते हैं, क्योंकि पर्याप्त सूचनाओं के अभाव में आपका पूर्व अनुमान एक डाउटफुल, संदिग्ध हो जाता है। सिंपल है कि जिसमें आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सारी की सारी सूचनाएं होगी, वो मेथड आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा और वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी देगा। लेकिन आप डिमांड फोरकास्टिंग के लिए एक ऐसा विधि अपना रहे हो, एक ऐसा मेथड फॉलो कर रहे हो जिसमें आपको सफिशेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, डेटा नहीं है, तो वो हमेशा डाउटफुल ही रहेगा और उसके मीनिंग भी बहुत डिफरेंट निकलेंगे। बात करते हैं सबसे लास्ट पॉइंट की, स्टेबिलिटी। देखिए, स्टेबिलिटी वर्ड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए स्थिरता होनी चाहिए। जो आप डिमांड फोरकास्टिंग के लिए मेथड यूज़ करना चाहते हैं उसमें भविष्य में न्यूनतम परिवर्तन की संभावना हो, क्योंकि फ्यूचर में ज़्यादा आप कह सकते हैं बहुत कम आप में उसमें हो सकता है चेंजेस के रिक्वायरमेंट रहे, बहुत कम चेंज होना चाहिए, उसमें स्थिर होनी चाहिए जो आप विधि अपना रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिमांड फोरकास्टिंग के लिए जो आप प्लानिंग कर रहे हो, जो आप मेथड अपना रहे हो, उसमें बार बार चेंजेस आपको करना पड़ेगा, तो उसके रिजल्ट भी क्या होंगे, डिफरेंट आएंगे। तो स्टेबिलिटी होना जरूरी है। मेथड में क्या होना चाहिए, स्टेबिलिटी। ठीक है, तो मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग शुड बी सच दैट इट रिक्वायर मिनिमम नोटिफिकेशन इन द फ्यूचर। भविष्य में बहुत कम परिवर्तन की आवश्यकता उस विधि में होनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं होता है तो आप जानते हैं कि द फोरकास्ट
will not be accurate and the plan formulate on their base will not be करेक्ट। अगर ऐसा नहीं होगा तो डिमांड फोरकास्ट सही नहीं होगा, उसके लिए योजनाएं भी सही नहीं बनेगी। तो आज हमने जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था वो ये था कि आज हमने फैक्टर डिस्कस किए थे जो कि आप जानते हैं डिमांड फोरकास्टिंग को प्रभावित करने वाले इम्पॉर्टेंट ऐसे फैक्टर थे जो हम जो भी योजना बनाएंगे, जो प्लानिंग करना चाहते हैं या जो पूर्वानुमान लगाना चाहते हैं उसको बनाते समय वो फैक्टर इफेक्ट कर रहे थे, तो उनको ध्यान में रखते हुए आपको डिमांड फोरकास्टिंग करनी है। सेकंड हमने जो टॉपिक डिस्कस किया उसमें ये था कि कुछ ऐसे फीचर्स होने चाहिए डिमांड फोरकास्टिंग मेथड में जो आपको, जो मेथड आप यूज़ कर रहे हो अपने फर्म के लिए, अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए या होल ऑफ इकोनॉमिक के बारे में आप डिमांड फोरकास्ट कर रहे हैं, तो उस मेथड में कुछ स्पेशल फीचर्स होने चाहिए, कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, उसके बारे में हमने डिस्कस